हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं क्लास के अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 4 है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, नेटवर्थ या जिसे कि ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल कहते हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, और नेट प्रॉफिट या नेट इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि अकाउंटिंग करने के लिए, बुक कीपिंग के लिए हमारे पास में कई अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, केस अकाउंटिंग सिस्टम है और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है। तो हम जब सबसे पॉपुलर जो इसमें अकाउंटिंग सिस्टम है वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हमारे द्वारा जो अकाउंटिंग की जाती है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड होती है। द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग requires the ability to read and understand financial systems. Such statements include a number of elements classified in standard categories. Thus, the accounting equation identifies and defines the relationship between such various elements of accounting. हमारे जो accounting procedure है इसमें हमारे द्वारा जो भी अकाउंटिंग की जाती है उनसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में जानकारी तैयार करना होती है। इस प्रकार से उन्हें तैयार करना होता है कि उन्हें आसानी से पढ़कर उनका एक मीनिंग निकाला जा सके और उसके आधार पर आगे डिसीजन लिए जा सकें। इसके लिए हमारे द्वारा कुछ कैटेगरियाँ बनाई गई हैं जिन्हें कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ करते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो यहाँ हमारे सामने कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिसमें बताया है फर्स्ट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ या इक्विटीज़। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्विटी है वो हमारे ऊपर टोटल क्लेम है, मतलब इतने पैसे का हमारे ऊपर उधार है। ये जो उधारी है इसे हम सेकंड इक्वेशन दे सकते हैं जहाँ बताया है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। यहाँ लाइबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइडर्स इक्विटी और कैपिटल का मतलब होता है ऑनर्स इक्विटी। मतलब हम जो इक्विटी है उसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक बिजनेस का जो मालिक है उसके द्वारा जो पैसा कैपिटल लगाया गया है वो कैपिटल कहलाता है, जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है वो कैपिटल कहलाएगा, उसे हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे आउटसाइडर्स होते हैं उनसे जो हम पैसा उधार लेते हैं उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा और तो इस प्रकार से हमने देखा कि एसेट्स को हम इक्विटीज़ के बराबर मानते हैं। इक्विटीज़ को हम दो भाग कर सकते हैं, लाइबिलिटीज़ यानी आउटसाइडर्स की इक्विटी या हमारे ऊपर जो आउटसाइडर्स के लोन हैं, और दूसरा होता है कैपिटल जो कि ऑनर की इक्विटी कहलाती है। और यहाँ हम इसी को अगर ट्रांसफ़र करके देखें और हमें एसेट्स की बजाय अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो हम क्या बना सकते हैं फार्मूला, तो हम ट्रांसफ़र फार्मूले से कर सकते हैं। एसेट्स में लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो हमारी कैपिटल निकाली जा सकती है। इसी प्रकार से लाइबिलिटीज़ को निकालने के लिए एसेट में से कैपिटल को हमें माइनस कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन तीनों आइटम को, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल को बाकी दोनों की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ फार्मूले देखे हैं यही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। और सबसे जो मेन इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिखाया गया है यही हमारी मेन अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। और बाकी के जो इक्वेशन यहाँ दी गई हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज़ से दी गई हैं। इसमें हमें बताया गया है कि बैलेंस शीट कैसे तैयार की जानी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। बैलेंस शीट इक्वेशन में हमें दो साइड होते हैं, यहाँ हम चार्ट में देख सकते हैं जिसके बारे में बताया गया है कि एक लेफ्ट हैंड की ओर हम लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं, राइट हैंड की ओर हम एसेट्स को शो करते हैं। लाइबिलिटीज़ के बारे में जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज़, इक्विटीज़ मीन्स लाइबिलिटी, इसी को हमने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ है इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ आइटम दिए गए हैं, कैपिटल, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी और बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है कैपिटल,
ये ऑनर्स इक्विटी है, और बाकी के जितने पॉइंट थे बैंक लोन से लेकर बैंक ओवरड्राफ्ट तक, ये सभी आउटसाइडर्स की इक्विटी है। इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को मेंशन किया गया है, तो वो इक्विटी या लाइबिलिटी के बराबर हो गई। और सेकंड साइड जो हमारा राइट हैंड की ओर है, इसमें हमारी एसेट्स को शो किया गया है। हम उनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं जो कि दिखाए गए हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। हम इनके बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एसेट कौन कौन सी होती हैं, उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। इस प्रकार से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर जो एसेट्स होती हैं उन्हें राइट हैंड साइड की ओर दिखा देते हैं, और जो इक्विटी और लाइबिलिटी होती है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाइबिलिटीज हेडिंग के अंदर लिखकर दिखाते हैं। और हम यहाँ लास्ट में दोनों साइड के अमाउंट के टोटल देखेंगे तो हम देख सकते हैं दोनों में 1,50,000 दिखाया गया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी क्वेश्चन के आधार पर जो यहाँ हमारे सामने चार्ट बना हुआ है, हम यहाँ पर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इस प्रकार से कैलकुलेशन को जमाया जा सकता है। जैसे कि आप फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखिए, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारे एसेट का टोटल जो था 1,50,000, इसको हमने यहाँ पे लिखा। लाइबिलिटी के रूप में हमारी अमाउंट जो है उनको हमें टोटल करना पड़ेगा। तो हमारी बैंक लोन से बैंक ओवरड्राफ्ट तक की जो अमाउंट है उनको टोटल किया तो 50,000 आता है, और जो कैपिटल है वो फर्स्ट पॉइंट में दिए 1 लाख रुपये। तो इस प्रकार से दोनों साइड बैलेंस हो जाता है। इसी प्रकार से हम लाइबिलिटी और कैपिटल के भी फॉर्मूलों में वैल्यू रखकर यहाँ पर उनको दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हमने समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन को 3 रूप में दिखा सकते हैं। उसमें जो सबसे मेन है वो कौन सा है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमारे पास में यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड द मिसिंग वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। फिल इन द ब्लैंक टू द बैलेंस द अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ हमें कहा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या अमाउंट आएगी उसे हमें निकालना है। तो फर्स्ट हमारे कॉलम है एसेट का, सेकंड लाइबिलिटी का, थर्ड है कैपिटल का। फर्स्ट वाला जो ए है एसेट, उसमें 1,25,000 दिया है, लाइबिलिटी 25,000 दिया है, और कैपिटल मिसिंग है। तो जो अमाउंट मिसिंग होता है हमें उसका फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जो एक टेबल बना हुआ है जो हमारे इस पेज के बीच में दिख रहा है, इसमें जो थर्ड नंबर की इक्वेशन है वहाँ कैपिटल को निकाल के दिखाया गया है, और फॉर्मूला है कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कैपिटल को निकालना है, तो कैपिटल के लिए एसेट चाहिए और लाइबिलिटी चाहिए। जो हमारे क्वेश्चन में एसेट दिए 1,25,000 और लाइबिलिटी दिखाई गई है 25,000। तो एसेट में हमें लाइबिलिटी को लेस करना है, तो 1,25,000 में हम लेस करेंगे कितना, 25,000। तो इस प्रकार से हमारी कैपिटल 1 लाख रुपये निकल आएगी। आप यहाँ पर इस सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको निकाल के दिखाया गया है। इसके लिए इन्होंने फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज़ किया है जिसमें एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक निकालने के लिए इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से बी और सी पॉइंट हैं, इन्हें भी सॉल्व किया गया है। बी वाले में हमें एसेट दिया है, लाइबिलिटीज मिसिंग है, तो इसको हम सेकंड फार्मूले का यूज़ करेंगे टेबल के अनुसार, और हमें कैपिटल दी गई है। तो 4,50,000 की एसेट है और 4,50,000 की ही कैपिटल भी है। तो इस प्रकार से दोनों इक्वल साइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइबिलिटी के अमाउंट 0 होना चाहिए। यहाँ 4 लाख कैपिटल है इसलिए 50,000 होगी। इसके अंदर सी क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें दिया है एसेट को हमें निकालना है, लाइबिलिटी 75,000 है और कैपिटल 5,50,000 है। तो लाइबिलिटी और कैपिटल का जो टोटल होता है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ देना चाहिए, टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,25,000। इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने के लिए कौन से रूल हमें यूज़ करने चाहिए। तो इसके लिए आइटम वाइज यहाँ पर रूल्स को बताया गया है। यही जो टॉपिक है आपको पूरा सिखा रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। क्योंकि जो अभी हमने देखा
क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आते। ये तो सब कुछ रेडीमेड था, हमें ये सब रेडी करना होता है। रॉ मटेरियल से इसको कैसे तैयार करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल, इसके लिए रूल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, व्हेन फंड्स आर एडेड टू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर द कैपिटल इज इंक्रीज। यानी कि जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करता है तब ऐसी स्थिति में कैपिटल में इंक्रीज होती है, तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है। यहाँ पे पॉइंट नोट करने का है कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। और व्हेन फंड्स आर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस द कैपिटल इज डिक्रीज्ड और डेबिटेड। और जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है तो कैपिटल में कमी आती है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे। तो जब हमारे पास बिजनेस में और पैसा लगाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और जब बिजनेस से पैसा मालिक निकालेगा तो उसे डेबिट किया जाता है। यहाँ डेबिट का मतलब लेस करना हो गया और क्रेडिट का मतलब प्लस करना हो गया। इसके बाद में प्रॉफिट का पॉइंट है, ये भी कैपिटल से रिलेटेड होता है। जब बिजनेस के द्वारा कोई प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो ये हम उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, और ऐड करने के लिए उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पॉइंट नोट करना है कि जब प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल में ऐड किया जाता है। यही रूल है कि कैपिटल में इसे प्लस कर देना चाहिए। और अगर बिजनेस में कभी लॉस हो जाती है तो लॉस के लिए हमें इसे कैपिटल में से डिडक्ट करना होता है, यानी डेबिट करते हैं, यानी माइनस करना रहेगा। इसी के आधार पर हम यहाँ इनके फॉर्मूले बता सकते हैं कि प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ, प्रॉफिट यानी कि इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। हम फर्स्ट चैप्टर में इसमें टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है हमारी टोटल रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर का मतलब है टोटल पेमेंट्स। तो दोनों को जब लेस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसे प्रॉफिट या इनकम कहा जाता है। जबकि आम बोलचाल में लोग जो टोटल रिसिप्ट होती है उसी को इनकम समझ लेते हैं, तो जबकि ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से अगर सिचुएशन बदल जाती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और इनकम, ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम होता है, तो जो डिफरेंस आता है वो हमारे लिए लॉस होती है। इसके बाद में कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब बिजनेस में इन्वेस्ट कैपिटल के रूप में किया जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का जो पैसा होता है वो कैपिटल को प्लस करता है, लेकिन ये जो पैसा है ये प्रॉफिट में से दिया जाता है, इसलिए प्रॉफिट के अमाउंट को हम डिडक्ट करते हैं और कैपिटल में इसे ऐड करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट का कोई अलग से हेड नहीं होता, बल्कि उसकी एंट्री कैपिटल में ही की जाती है। इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री के लिए जितने रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला है उतने रुपए ही हमें प्रॉफिट के रूप में माइनस करने हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में प्लस करने हैं, यानी जितना प्लस उतना ही माइनस कैपिटल में हमें करना रहता है इस पॉइंट के लिए। इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी सेम इसी के जैसा है, अपोजिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है बिजनेस के लिए इनकम होती है और ये पैसा प्रोप्राइटर के खाते में से, कैपिटल में से काटा जाता है। इसके लिए हम प्रोप्राइटर के जो कैपिटल के अमाउंट है उसमें इसे डिडक्ट करते हैं। और इंटरेस्ट जो है बिजनेस के लिए एक लॉस होती है, बिजनेस के लिए लॉस है इसलिए इसे उसमें प्लस करना होता है। प्रॉफिट प्लस होता है क्योंकि ये बिजनेस में प्रॉफिट के रूप में जाएगा और बिजनेस के मालिक के लिए लॉस है इसलिए उस कैपिटल में लेस होगा। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या बना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट में प्लस होती है, यानी प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में, इसलिए हम कैपिटल में से एक बार प्लस करेंगे। और ये पैसा बिजनेस के जो मालिक है उसके लिए लॉस है इसलिए उसकी कैपिटल में माइनस भी किया जाएगा, यानी जितने रुपए प्लस करना है उतने ही रुपए माइनस करना होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनकी एंट्री कैपिटल के साथ में की जाती है। तो प्रॉफिट की जाती है, लॉस की जाती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी होती है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है आउटसाइडर्स क्लेम यानी लाइबिलिटीज। व्हेन फंड्स फ्रॉम आउटसाइडर्स अदर देन दोज प्रोवाइडेड बाय द ऑनर आर एक्वायर्ड द लाइबिलिटीज गेट इंक्रीज्ड यानी क्रिएटेड। जब हम किसी आउटसाइडर से और पैसा इकट्ठा करते हैं तो उससे हमारे ऊपर उधारी बढ़ जाती है, यानी कि लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है।
तो जब हमारे ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं यानी प्लस करना है। और फिर इसके बाद में है व्हेन लाइबिलिटीज आर सेटल्ड आर पेड, यानी जब हम उधारी को चुका देते हैं तो ऐसी स्थिति में लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब हमें इसे डेबिट करना है यानी लेस करना होता है, माइनस करना होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रूल क्या बना कि जब हम किसी नए लोन को लेते हैं या लाइबिलिटी हमारे पास बढ़ती है तो उसे प्लस किया जाता है। जब हम लाइबिलिटीज़ का सेटल करते हैं या पेमेंट कर देते हैं तो उसे हम माइनस करते हैं। थर्ड, एसेट्स के लिए जब हमारे बिजनेस में कोई एसेट ऐड होती है, ऐड कब होगी? जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं। तो जब हमारे द्वारा कोई एसेट खरीदी जाती है तो हमारी एसेट में इंक्रीज होती है, इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा यानी कि प्लस करेंगे। और जब हम किसी एसेट को सेल कर देते हैं तो हमारी एसेट कम हो जाती है यानी उसमें डिक्रीज होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्रेडिट किया जाता है, मतलब माइनस करते हैं। यानी एसेट जब आती है तो उसे प्लस करेंगे, जब एसेट हमारी सेल हो जाएगी तो कम हो गई इसलिए उसे माइनस करेंगे। ये इसका रूल होता है। इसके साथ में इसमें एक दूसरा पॉइंट भी ध्यान देने का होता है कि जब हम ड्यूल एक्सपेक्ट, हमें ध्यान रखना है ड्यूल एक्सपेक्ट के कंसेप्ट को कि हर ट्रांजेक्शन के दो प्रभाव होते हैं। यहाँ पर जब हम एसेट खरीदते हैं तो हमारे द्वारा वो नगद खरीदा जाएगा तो कैश कम होता है तो वहाँ माइनस होता है, और जब हम उधार खरीदते हैं तो लायबिलिटी हमारी प्लस होती है। इसी प्रकार से सेल करने पर कैश आने पर कैश प्लस होता है, और अगर उधार बेचा हो हमने, क्रेडिट सेल की हो, तो ऐसी स्थिति में डेटर्स जो एसेट्स के पार्ट होते हैं उसमें प्लस किया जाता है। फिर है इसके बाद में लायबिलिटीज़ यानी हमारी उधारी। इफ़ लायबिलिटी इज एक्वायर्ड यानी जब कोई उधार लिया जाता है, देयर इज़ एन इंक्रीज, तब उसमें बढ़ोतरी होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्रेडिट किया जाना चाहिए यानी प्लस किया जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी लायबिलिटी को लेते हैं या नई लायबिलिटी हमारे पास आती है तो वो प्लस की जाती है, और जब हम उस लायबिलिटी को सेटल करते हैं या उसका पेमेंट कर देते हैं तो वो लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए उसे हम डेबिट करते हैं यानी हमें उसे माइनस कर देना चाहिए। इसके संबंध में हमें ध्यान देना होगा। डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल के संबंध में बिल्स पेबल डिक्रीज हो जाते हैं तो अमाउंट जो होती है क्रेडिटर की वो बढ़ जाती है, तो कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा इनका ध्यान रखना होता है। तो न्यूमेरिकल में से डिटेल में समझेंगे। फिफ्थ है मिसलेनियस रूल्स फॉर एसेट एंड लायबिलिटी। तो यहाँ बताया है एन इंक्रीज इन एसेट में लीड टू एन इंक्रीज इन अ लायबिलिटी। जब हमारी कोई एसेट बढ़ती है तो साथ साथ में कोई लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो जब हमारी एसेट बढ़ी तो ऑटोमेटिक लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसी को हमें ध्यान देना होता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। जब हम उधार खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को उधार खरीदा तो जो हमारा स्टॉक है, रॉ मटेरियल जो है वो हमारे स्टॉक में शामिल होता है, तो वो प्लस हो गया, तो ये हमारी एसेट है, इसलिए इसे एसेट में प्लस किया जाता है। और साथ साथ में हमने इसको उधार खरीदा है तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हमारी लायबिलिटी के बढ़ने के कारण हम क्रेडिटर्स के अमाउंट या लायबिलिटी के अमाउंट को प्लस करते हैं। इसी प्रकार से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यदि कोई इनकम हमें एडवांस में हो जाती है तो हमारे पास में कैश आता है, तो हम उसके लिए एसेट साइड में कैश में प्लस करते हैं। और ये जो एडवांस पैसा था ये हमारे लिए फ्यूचर से संबंधित है, इसलिए इसे हम लायबिलिटी मानेंगे, और इससे हमारे ऊपर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, तो इसे भी लायबिलिटी साइड में प्लस किया जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे द्वारा सेकंड पैरा में दिया है अ डिक्रीज इन एसेट में लीड टू ए डिक्रीज इन लायबिलिटी। जब हमारी कोई एसेट में कमी होती है तो साथ साथ में लायबिलिटी में भी कमी हो सकती है, जैसे कि सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। जब हमारे क्रेडिटर्स को हम सेटल करते हैं, मतलब उसको कैश पेमेंट कर देते हैं, चुका देते हैं पैसा, तो हमारा कैश डिक्रीज होता है। कैश एक एसेट है, इसलिए उसमें डिक्रीज के कारण माइनस करेंगे। साथ ही यहाँ हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से उनकी भी अमाउंट में कमी आ गई है, तो इसलिए हमें क्रेडिटर्स को यानी लायबिलिटी को भी माइनस करना चाहिए। इसी प्रकार से अदर भी होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और सैलरी पेड के संबंध में, इनको भी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। इसके बाद में है सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बदले में हमने सर्विसेज तो ले ली हैं लेकिन उनके बदले में अभी कैश पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम एक लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि इसका पैसा हमें फ्यूचर में पे करना होता है।
तो जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं तो इसका मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो हमें लायबिलिटी साइड में प्लस करना होता है। और ये चूँकि एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी कैपिटल में माइनस किए जाते हैं। इसका मतलब कैपिटल में से डिक्रीज़ होती है तो हमें कैपिटल में से माइनस करना होता है। तो इसका रूल बना कि जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो हम लायबिलिटी में उसको अलग से लिखकर प्लस करते हैं और दूसरी ओर कैपिटल में माइनस कर देते हैं। इसके बाद में 7 पॉइंट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जिसके मिलने का तो समय हो चुका है परंतु नगद रूप में या कैश के रूप में अभी पैसा हमें नहीं मिला है, उसे हम एक्रूड इनकम होते हैं। जब हमारी कोई इनकम मिलना तय हो जाती है तो हमारे लिए एसेट बन जाती है। एसेट्स में जब वो इनकी एंट्री की जाएगी तो एसेट में प्लस करना होता है। तो ये जो एसेट है हमारी, इसके मिलने से वो पैसा हमें आगे चल के हमारी इनकम के रूप में जुड़ेगा, इसलिए और इनकम जितनी भी होती हैं वो सब कैपिटल में प्लस की जाती हैं। तो इसलिए हम इस एक्रूड इनकम को कैपिटल में प्लस करेंगे और दूसरी ओर एसेट में भी प्लस करते हैं। तो इसका रूल क्या हुआ कि एक्रूड इनकम को एसेट में प्लस करना चाहिए। अलग से इसे लिखा जाता है, अलग हेड बनाते हैं और साथ में इसे कैपिटल में भी प्लस किया जाता है। इसके बाद में है हमारा अगला पॉइंट प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका समय सेवा हमने अभी सर्विसेज उसके अभी हमने नहीं लिए लेकिन पेमेंट उसके बदले में हमने एडवांस में ही कर दिया है। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट मानते हैं तो इसलिए जब इसकी एंट्री की जाती है तो हम ये मानेंगे कि हमारी एसेट्स में इंक्रीज़ हो गई है, तो इंक्रीज़ होने के कारण हम एसेट में प्लस करते हैं। और चूंकि ये एक्सपेंसेस का पॉइंट है तो और इसमें हमने पेमेंट भी कर दिया है तो इसलिए हमारी एसेट के रूप में जो कैश था वो कम हो गया है, तो हम कैश में डिक्रीज़ करते हैं या माइनस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला ये हुआ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट में अलग से लिखकर अलग से हेड बनाकर उसमें प्लस करते हैं और कैश में माइनस किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसके बारे में हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल के पॉइंट में। तो इसके लिए रूल होता है कि जब हमें कैश के रूप में पैसा इनकम का आ चुका है तो कैश में प्लस करना चाहिए और ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए लायबिलिटी है, इसलिए इसे लायबिलिटी साइड में अलग से हेड खोलकर उसे वहाँ पर प्लस करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे की जाए इसके लिए जो रूल्स थे उसके सभी पॉइंटों को हमने यहाँ पर देखा और समझने का प्रयास किया। आपने इसको नोट कर लिया होगा। इन्हीं पॉइंटों की मदद से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी होती है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट बताए गए हैं। इनका उपयोग, इसमें 3 स्टेप का उपयोग करना होता है। तो फर्स्ट होता है एनालाइज ट्रांजेक्शन। तो इसमें हम ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईच इकोनॉमिक इवेंट और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी एग्जामिन्ड कीपिंग इन माइंड द वेरियस अकाउंटिंग वेरिएबल्स सच एज एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जब हमारे सामने कोई अकाउंटिंग इकोनॉमिक इवेंट होती है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, तो हम उसके संबंध में कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। ये बातें हैं, क्या वो एसेट उसमें कोई इन्वॉल्व है, क्या कोई लाइबिलिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है, या उसमें किसी रेवेन्यू के बारे में बात की गई है, किसी एक्सपेंसेस की बात की गई है। तो हमें इन ऑप्शन में से ही उसे चूज़ करना होता है, क्योंकि जो भी पॉइंट होगा वो इन 5 में से ही कोई न कोई 2 पॉइंट के बारे में बात की जा रही होगी। किसी एक के भी 2 हो सकते हैं, 2 एसेट भी हो सकती हैं, कैपिटल के भी 2 हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहला कार्य होता है एनालिसिस करना। सेकंड है असर्टेन इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। हमें इसमें अब निर्धारण करना है कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन। हमें यहाँ पर अब जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है तो इन्हीं 5 पॉइंट जिनका भी फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम, इनमें किस चीज़ की कितने रुपए की इंक्रीज हुई है और कितने रुपए की डिक्रीज हुई है, इसके बारे में मॉनेटरी टर्म के आधार पर हम विचार करते हैं और इससे हमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस जगह पे हमें प्लस करना है, किस जगह पे माइनस करना है। थर्ड होता है
रिकॉर्ड चेंज अप्रोप्रिएटली, कि जो हमने अब इस प्रकार से सेकेंड पॉइंट में इफेक्ट को मेजर किया है उनके आधार पर हमें अब एंट्री को अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। तो इसके लिए हम कैप्चर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन बाय नोटिंग द चेंज ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि एसेट साइड में एंट्री करना है कि इक्विटी और लायबिलिटी साइड में हमें एंट्री करना है, कैपिटल का जो साइड है उस साइड में एंट्री करना है, और फिर वहाँ पे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, इसको लिखा जाता है। इसके आने हमारे सामने दिया है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट पैदा होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम अगली हेडिंग में देख सकते हैं ट्रांजेक्शन के इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनकी यहाँ लिस्ट दी गई है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे जिनकी केवल दो ही इफेक्ट होते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। एक इस प्रकार की स्थिति की एसेट और लायबिलिटी दोनों में इंक्रीज हो जाए। सेकंड है एसेट में डिक्रीज है और लायबिलिटी में भी डिक्रीज हो जाए। थर्ड है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल आर ऑनर्स इक्विटी। और फोर्थ है डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैपिटल आर ऑनर्स इक्विटी। इसमें एक समान स्थिति हम देखने को मिल रही है कि या तो हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और एक एंट्री हमारी एसेट साइड की ओर हो रही है और दूसरी एंट्री हमारे लायबिलिटी और कैपिटल में से किसी एक में हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे अब ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। यहाँ पर एंट्री हमारे दो से ज़्यादा साइड में होती है। इसमें फर्स्ट देख सकते हैं इंक्रीज इन मोर देन आइटम्स ऑफ एसेट, इंक्रीज इन मोर देन टू आइटम्स ऑफ लायबिलिटी। तो हमारी एसेट में दो या दो से ज़्यादा जगहों पे एंट्री हो सकती है, इसी प्रकार से लायबिलिटी में भी हो सकता है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे बताए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद में हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारे पास में क्वेश्चन के लिए 6 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ने बताया है मुरुगन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सेकंड है मुरुगन परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। थर्ड है ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। फोर्थ है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। फिफ्थ है गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹35,000। एंड सिक्स्थ है रेंट पेड ₹3,000। अब हमें यहाँ पर इन 6 ट्रांजेक्शन्स की मदद से एक अकाउंटिंग इक्वेशन को तैयार करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाई जाती है इसके लिए अभी हमने ऊपर के पॉइंट में डिस्कस किया था। सवाल को शो करने से पहले, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम एक बार फिर से उसको याद करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 3 पॉइंट में बताए गए हैं। प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है कि वो एसेट से रिलेटेड है, लायबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है, कैपिटल है, रेवेन्यू का है या एक्सपेंसेस का है। तो सबसे पहला कार्य इन 5 आइटम में से वो किन से रिलेटेड है ये पता करना होता है। सेकंड में उसमें इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है ये पता करना होता है कि किस पॉइंट में इंक्रीज हो रही है और किस में डिक्रीज हो रही है। और तीसरे पॉइंट में हम ये करते हैं उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में एंट्री करने का कार्य। तो हम इन्हीं 3 पॉइंटों के आधार पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट पे विचार करते हैं। दिया है मुरुगन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर हमें कौन से पॉइंटों पर इफेक्ट पड़ा उस पर विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर हम वर्ड को ध्यान से देखेंगे। मुरुगन यानी बिजनेस का ऑनर, उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के लिए उसने जो पैसा 50,000 लगाया वो उसकी क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी क्या हो गई, कैपिटल। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में जो आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी बताई गई है वो पॉइंटों के हिसाब को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन्हीं टर्मिनोलॉजी को अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ करना होता है। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का मालिक जो पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। तो यहाँ एक कैपिटल के पॉइंट हमें दिख रहा है और दूसरा लिखा है विद कैश। यहाँ एक एसेट होती है कैश। यहाँ 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं कि मुरुगन ने कैश के रूप में कैपिटल का पैसा इन्वेस्ट किया है 50,000।
तो हमारे बिजनेस में इस स्टार्टिंग के टाइम पर कोई पैसा नहीं था, कोई कैपिटल नहीं थी। तो यहाँ पर बिजनेस में जब स्टार्ट करते इस टाइम पे कैश लगाया तो कैश आ गई है, यानी उसमें इंक्रीज हुई, यानी प्लस हो रही है। इसी प्रकार से कैपिटल भी पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब उसमें 50,000 आ गए हैं, तो ये भी प्लस हुआ है। इस प्रकार से हमने सेकंड पॉइंट को रूल के हिसाब से समझ लिया है। अब हम यहाँ सॉल्यूशन में देखते हैं, जहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। ट्रांजेक्शन नंबर 1, द बिजनेस यूनिट हैज़ रिसीव्ड एसेट टोटलिंग ₹50,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश। यहाँ पर एसेट के रूप में पैसा आया है कैश के रूप में, और जो 50,000 है वो कैपिटल के रूप में, लायबिलिटी के रूप में आया है। तो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बाद में हमें अगली लाइन में लिखना होता है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट थे जो एसेट से रिलेटेड थे। तो एसेट के कई टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है कैश, जो इस पॉइंट में दिया गया था। तो हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को पहले शो करते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, कैश के रूप में 50,000 प्लस हुआ, क्रेडिटर्स में कोई चेंज अमाउंट नहीं इसलिए 0 है, और कैपिटल ग्रुप में 50,000 आया है। अब हमारे क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, मुरुगन, ट्रांजेक्शन नंबर 2, मुरुगन परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अब आप यहाँ पे विचार करिए कि जब हम मालिक है मुरुगन, उसके द्वारा फर्नीचर को कैश के रूप में खरीदा गया, तो क्या होगा, हम किसी शॉप पर जाएंगे फर्नीचर की, वहाँ पे 5,000 कैश देंगे और बदले में फर्नीचर लेंगे। तो कैश हमारी एक एसेट है, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा। तो इसमें पैसा गया तो हमारे पास से कैश कम हो गया, यानी कि एसेट में कैश में माइनस हो रहा है, ये हमें पता चला। दूसरी ओर हमारे पास में कैश को देने से फर्नीचर आ रहा है, और फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट में एक फर्नीचर में 5,000 की फर्नीचर प्लस हो गई, यानी ये जो पॉइंट है इसमें एसेट साइड के ही दो पॉइंटों को बताया गया है, एक कैश है और एक है फर्नीचर। तो कैश में माइनस हो रहा है 5,000 और फर्नीचर में प्लस हो रहा है। अब इसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे लिखेंगे ये बताया है। अब एसेट में हमारे दो पॉइंट हो गए हैं, तो एक कैश का हो गया, एक फर्नीचर का हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं पुराना ट्रांजेक्शन जो था हमारा, सबसे पहले हमने उसे लिखा, उसके अंदर न्यू ट्रांजेक्शन हमारा जो था उसको यहाँ पर नाम हम अगर देते हैं तो कैश में 5,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब कम हो गया है, और फर्नीचर में पहले कुछ नहीं था लेकिन अब 5,000 का प्लस हो गया है। तो इस प्रकार से न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा कि कैश में 50,000 में से 5,000 लेस होने के बाद में कितना बचा, 45,000। फर्नीचर में 5,000 हो गए टोटल करके, क्रेडिटर अभी भी 0 है, और कैपिटल में 50,000 अभी। तो अभी भी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 45 + 5 यानी 50 होता है, और लायबिलिटी में भी 50,000 है। इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अब हम पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में दिया था ही परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपको यहाँ पे विचार करना है कि क्या होगा। तो आप एक बिजनेसमैन बन के सोचेंगे, तो यहाँ बोला गया है कि एक बिजनेसमैन यानी आपने गुड्स को परचेज किया है कैश में, यानी कि किसी डीलर से आपने कैश देकर गुड्स को खरीदा। कैश दिया, एक एसेट है कैश, देने से वो कम हो गया यानी उसमें डिक्रीज हो गई, तो इसको माइनस किया जाना चाहिए। तो एक पॉइंट हमको पता चल गया है कि कैश में 30,000 माइनस हो रहा है। दूसरा, जब हम दुकान पर जाकर 30,000 रुपये कैश को देंगे तो हमें बदले में गुड्स मिलेगा। ये गुड्स हमारे स्टॉक में शामिल होती है, तो ये बिजनेस की एसेट हो गई। तो एक नई एसेट हमारे यहाँ पर आ गई स्टॉक या गुड्स के रूप में, और उसमें इंक्रीज हुई यानी प्लस की जाएगी। अब इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक गुड्स की एंट्री है स्टॉक के रूप में, और दूसरी एंट्री कैश के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। ओल्ड इक्वेशन को लिखने के बाद हम न्यू ट्रांजेक्शन को यहाँ मेंशन करेंगे कि कैश में 30,000 पे किया है इसलिए माइनस हो जाएगा, और स्टॉक में हमारे पास में गुड्स आया है इसलिए उसमें इंक्रीज हो गई, इसलिए एसेट को प्लस करेंगे। तो अब इसका फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बनी, कैश के 45,000 थे, 30,000 का पेमेंट किया, तो अब कैश बैलेंस हमारे पास बचेगा 15,000 का, फर्नीचर 5,000 का अभी भी है, स्टॉक हमारा अब 30,000 का आ गया, और लायबिलिटी और कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो उनकी सेम अमाउंट हम लिख देंगे। अब हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 4, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। अब हमें सबसे पहले इस पर विचार करना होगा कि क्या हुआ। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपने ओर से सोचिए कि आपने ये कार्य किया है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट यानी कि उसने माल खरीदा। अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि जब गुड्स को परचेज करते हैं तो वो गुड्स यानी हमारी स्टॉक होता है,
स्टॉक यहाँ परचेज करने से आएगी, यानी एक एसेट है आ रही है हमारे पास में, तो ये उसमें चूँकि आ रहा है इसलिए प्लस होगा, इंक्रीज हो रही है। साथ में बताया है, पिछले पॉइंट में था कि कैश पेमेंट कर दिया था, लेकिन इस बार तो क्रेडिट अपन ने किया है। क्रेडिट का मतलब होता है कि हमने उधार खरीदा, उधार खरीदने से हमारे ऊपर लायबिलिटी आती है, यानी हमारी लायबिलिटी में अब इंक्रीज हो गई है, तो लायबिलिटी में ये प्लस किया जाएगा। तो ये जो हमारी लायबिलिटी है ये क्रेडिटर्स के रूप में कहलाती है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन में, न्यू इक्वेशन में बताया गया है कि स्टॉक में 20,000 रुपीज़ हम प्लस करेंगे, कैश और फर्नीचर में तो कुछ नहीं था इसलिए जीरो रहा। लायबिलिटी में जो क्रेडिटर थे हमारे उसमें अभी तक जीरो चल रहा था, लेकिन अब 20,000 रुपये की अमाउंट यहाँ पर लिखी जाएगी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं इसलिए जीरो लिखा। फिर फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए प्लस माइनस कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमारे सामने इक्वेशन बन जाएगी। कैश में 15,000, एसेट में फर्नीचर का 5,000, स्टॉक का 50,000 हो गया। अब क्रेडिटर्स में भी जीरो था लेकिन अब 20 हो गया, और कैपिटल का 50,000 ही अभी भी है। इसके अंदर हमारा पॉइंट नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 में दिया है, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000। अब हम यहाँ पे विचार करेंगे कि हमारा 25,000 की कॉस्ट का जो हमने गुड्स परचेज किया था उसे हमने सेल कर दिया। तो सबसे पहला जो हमारा गुड्स था वो कहाँ शामिल है, स्टॉक में। सेल करने से हमारा स्टॉक कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो कम होगा। तो स्टॉक में कम होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना है, यानी माइनस करेंगे। तो एक पॉइंट हमको पता चला कि 25,000 का जो गुड्स था हमारा वो सेल हो गया, तो हम स्टॉक में 25,000 को लेस करेंगे। सेकंड पॉइंट पर विचार करते हैं। यहाँ पे बताया है कि जो सेल की है वो क्रेडिट सेल की है। यदि हम कैश सेल करते तो बदले हमें कैश मिलता, तो वो कैश में प्लस किया जाता है, लेकिन यहाँ तो क्रेडिट है तो इसको उधारी मानेंगे। उधारी मानने के कारण इससे हम डेटर कहेंगे, तो डेटर के रूप में एक एसेट आती है, और इसमें हम 35,000 को अमाउंट को लिखेंगे, क्योंकि डेटर को हमने कितने में सेल किया है, 35,000 में। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि हमारा 25,000 एक जगह लिखा, दूसरी जगह 35,000 लिखा, तो यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट भी इन्वॉल्व है, वो है प्रॉफिट का, कि हमने जितने का माल था उससे ज़्यादा में बेच दिया है, तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। और हमने अभी रूल्स में पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया कि हमें स्टॉक में 25,000 लेस करने हैं सेल करने के कारण, डेटर में 35,000 प्लस करना है, और कैपिटल में 10,000 प्लस करने हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है। ओल्ड इक्वेशन लिखने के बाद में स्टॉक में 25,000 को हमने लेस किया है, डेटर में 35,000 प्लस किए हैं, और कैपिटल में प्रॉफिट के 10,000 रुपये प्लस किए गए। इसका हमने फाइनल इक्वेशन हमने बना लिया। यहाँ साइन लगाना ध्यान रखना है हमें कि जब लेस होता है तो हम ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख देंगे, माइनस के अमाउंट को ब्रैकेट में शो किया जाता है। इसका हमारा लास्ट पॉइंट है रेंट पेड का। रेंट पेड करने में हमारे सामने क्या होता है कि कैश पेमेंट हमें करना पड़ता है। जैसे हम किराएदार हैं तो हमें मकान मालिक को किराए का पैसा देना है, तो हम कैसे देते हैं, हम कैश दे देते हैं, तो हमारा कैश कम हो जाता है। अब यहाँ रेंट जो है वो हमारा एक एक्सपेंसेस है, और हमने रूल में पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी कैपिटल में से लेस किए जाते हैं। अब इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 3,000 का जो रेंट हमने पे किया था वो कैश हमारा लेस होगा, और उतने ही रुपए कैपिटल में भी लेस किए जाएंगे, और फिर हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हमारे एसेट्स में 4 आइटम है, कैश का 12,000, फर्नीचर का 5,000, स्टॉक का 25,000 और डेटर का 35,000। और लायबिलिटी साइड में 2 पॉइंट हैं, एक क्रेडिटर का 20,000 और कैपिटल के 57,000। इन्हीं की मदद से अब हमें एक बैलेंस शीट को फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने कॉलम बनाए इस प्रकार से। लायबिलिटी में 2 ही आइटम थे हमारे पास में, उनको हमने यहाँ पर लिखा। क्रेडिटर्स का 20,000 है और कैपिटल का 57,000 है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। एसेट साइड में सबसे पहला कैश था 12,000 वो लिखा, फिर सेकंड था फर्नीचर का 5,000 उसे लिखा, थर्ड स्टॉक का 25,000 उसे लिखा, फोर्थ में डेटर से 35,000 उसे लिखा। इसका दोनों साइड टोटल करके देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 77,000 दोनों साइड आ रहा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया है वो बैलेंस है और
सही है, क्योंकि ये हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेन फार्मूला है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल के बराबर होना चाहिए, तो ये उसको प्रूव करता है। इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है। इस प्रकार से आज हमारा फर्स्ट वीडियो खत्म होता है। इसके आगे आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।